नमस्कार। आज हम भारतीय समाज के 3 बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दों पर बात करने वाले हैं। और हम ये देखेंगे कि पॉलिटिक्स के साथ इनका रिश्ता कितना गहरा और कितना कॉम्प्लेक्स है। ये 3 मुद्दे हैं: लिंग, धर्म और जाति। ये बात कितनी सही है ना, कि असल में जो हमारे बीच फर्क हैं वो हमें नहीं बांटते, बल्कि जब हम इन फर्कों को समझ नहीं पाते या उन्हें सेलिब्रेट नहीं कर पाते तब हम बट जाते हैं। समाज में डाइवर्सिटी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारी स्ट्रेंथ है। पर जब इसे ठीक से हैंडल नहीं किया जाता तो यही डिवीजन और इनइक्वालिटी की वजह बन जाती है। तो आगे क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात होगी लिंग और पॉलिटिक्स की, फिर हम धर्म और राजनीति के रिश्ते को समझेंगे और आखिर में हम जाति और राजनीति के यूनिक कनेक्शन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे यूनिवर्सल सोशल डिवीजन से, एक ऐसा बंटवारा जो दुनिया में हर जगह है, जेंडर यानी लिंग। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक सवाल से। अब ये सवाल आता है, क्या जेंडर और सेक्स ये दोनों एक ही चीज़ हैं? हम लोग अपनी आम बोलचाल में तो इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इनके मतलब बहुत अलग हैं और ये फ़र्क समझना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर फ़र्क बिल्कुल साफ है। सेक्स का मतलब है हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, हम पुरुष हैं या महिला, ये कुदरती है। लेकिन जेंडर ये समाज बनाता है। जेंडर वो रोल हैं, वो उम्मीदें हैं जो समाज हमसे रखता है कि मर्दों को ऐसा होना चाहिए और औरतों को वैसा। जैसे ये सोचना कि घर का काम तो सिर्फ औरतें ही करेंगी, ये एक सोशल रूल है, कोई बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं, ये एक स्टीरियोटाइप है। और देखिए, इसी सोच से जन्म होता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का, काम का बंटवारा लिंग के आधार पर। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां मान लिया जाता है कि घर के अंदर का सारा काम, जैसे खाना बनाना, बच्चों को संभालना, ये सब महिलाओं की ही जिम्मेदारी है और मर्द बाहर जाकर पैसे कमाएंगे। इसका सीधा नतीजा क्या होता है कि महिलाओं के घर के काम को कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती, उसे काम ही नहीं गिना जाता और इसी वजह से पब्लिक लाइफ में, खासकर पॉलिटिक्स में, उनकी भागीदारी बहुत कम हो जाती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। 2019 का डेटा है ये। भारत के संसद में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14.36% था, जबकि दुनिया का एवरेज 24% है। और अगर आप नॉर्डिक देशों को देखें तो वहां ये 42% से भी ज्यादा है। हम दुनिया के एवरेज से भी काफी पीछे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। देखिए, दशकों से इसके लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट्स यानी नारीवादी आंदोलन चले हैं। इनकी मांग हमेशा से यही रही है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो या जॉब्स हो। इन्हीं आंदोलनों का नतीजा है कि आज हमारी लोकल गवर्नमेंट्स में, यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। और हाल ही में जो विमेंस रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ है, वो भी इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, धर्म और राजनीति। देखिए, भारत की एक बहुत बड़ी पहचान उसकी रिलीजियस डाइवर्सिटी है। लेकिन जब यही डाइवर्सिटी पॉलिटिक्स में आती है तो मामला काफी चैलेंजिंग हो जाता है। महात्मा गांधी ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। पर उनका मतलब क्या था? उनका मानना था कि पॉलिटिक्स को एथिक्स यानी नैतिक मूल्यों पर चलना चाहिए और ये नैतिक मूल्य सभी धर्मों की अच्छी बातों से आने चाहिए। वो ये नहीं कह रहे थे कि कोई एक धर्म पॉलिटिक्स पर हावी हो जाए, बल्कि ये कि हर धर्म की जो मॉरल वैल्यूज हैं वो हमारी पॉलिटिक्स को गाइड करें। लेकिन जब धर्म का इस्तेमाल जोड़ने के बजाय तोड़ने के लिए किया जाता है तो एक बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजी सामने आती है, जिसे कहते हैं कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता। अब ये है क्या? ये वो सोच है जहां लोग अपने धर्म को ही सब कुछ मानने लगते हैं और दूसरे धर्मों को खुद से कम समझते हैं। पॉलिटिक्स में इसका मतलब होता है अपने धर्म को दूसरों पर थोपना, पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए। और इसके सबसे बुरे नतीजे हम सब जानते हैं: दंगे, हिंसा और समाज में जहर। तो इस कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या रास्ता निकाला? उन्होंने भारत को एक सेक्युलर स्टेट यानी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया। अब सेक्युलर स्टेट का सीधा सा मतलब यह है कि देश का यानी स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। तो भारत एक सेक्युलर स्टेट है, इसका मतलब क्या क्या है? पहली बात, हमारा कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है।
दूसरी बात, हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, हमारा संविधान धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को मना करता है। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो स्टेट रिलीजियस मामलों में इंटरवीन भी कर सकता है ताकि इक्वालिटी बनी रहे, जैसे अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को बैन करना। अच्छा, तो अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर। ये एक ऐसा सोशल डिवीजन है जो बहुत ही यूनिकली इंडियन है, और वो है जाति व्यवस्था, द कास्ट सिस्टम। देखिए, जेंडर और रिलीजन जैसे डिविजन्स आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जाति यानी कास्ट ये एक सोशल हायरार्की है जो जन्म पर आधारित है, जहां लोगों को उनके पुश्तैनी काम के आधार पर बांटा गया है। ये ऊंच नीच की व्यवस्था भारतीय समाज की एक बहुत गहरी सच्चाई रही है और इसका पॉलिटिक्स पर जबरदस्त असर पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो रिश्ता है ना जाति और राजनीति का, ये वन वे नहीं है, ये टू वे स्ट्रीट है। मतलब एक तरफ कास्ट इन पॉलिटिक्स है, जहां पॉलिटिक्स पर जाति का असर होता है। पार्टियां उम्मीदवार चुनते वक्त, वोट मांगते वक्त जाति का पूरा हिसाब किताब रखती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिक्स इन कास्ट भी है। यहाँ पर पॉलिटिक्स कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। अलग अलग जाति समूह पॉलिटिक्स का इस्तेमाल अपनी पहचान मजबूत करने, रिसोर्सेज के लिए लड़ने और पावर में अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए करते हैं। तो क्या राजनीति में जाति का होना अच्छा है या बुरा? देखिए, इसे हम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते हैं। इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये है कि इससे उन दबे कुचले समुदायों को, जिन्हें हम दलित या ओबीसी कहते हैं, अपनी आवाज़ उठाने और पावर में हिस्सा मांगने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये है कि अक्सर पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन जैसे असली मुद्दों से ध्यान हटकर सिर्फ जाति पर ही अटक जाता है, और कई बार ये समाज में तनाव और झगड़े की वजह भी बन जाता है। तो हमने जेंडर, रिलीजन और कास्ट तीनों की बात कर ली। अब आखिर में सवाल यही बचता है कि पॉलिटिक्स प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन? देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में सोशल डिविजन्स का पॉलिटिक्स में दिखना ये एक नॉर्मल बात है। पॉलिटिक्स एक ऐसा अरीना, एक ऐसा मैदान बन सकती है जहां हजारों सालों से दबी हुई आवाज़ों को सुना जाए, उनकी शिकायतों को दूर किया जाए। तो राजनीति अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, असल में ये एक टूल की तरह है। ये सोशल डिविजन्स को और गहरा भी कर सकती है और उन्हें ख़त्म करने का एक मंच भी बन सकती है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हमारे नेता और हम यानी नागरिक इन फर्कों को कैसे हैंडल करते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, पॉलिटिक्स हमारे बंटवारे को सिर्फ दिखा सकती है या उसे चुनौती भी दे सकती है? आज कौन सा रास्ता चुना जा रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट जैसी ये पावरफुल आइडेंटिटीज़ हमारे फ्यूचर को कैसा बनाएंगी।